Hello, IP students. Today our topic is Python programming, and this is Python programming part 1. In this lecture, we are going to discuss about some fundamental of Python programming. So, there are some facts about Python programming. First is Python was developed in the late 80s by Guido van Rossum at the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in the Netherlands as a successor of ABC language capable of exception handling and interfacing. सो फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, सबसे पहले पाइथन को किसने डेवलप किया था? पाइथन को डेवलप किया था गाइडो एंड रूसन ने। तो आपको डेवलपर का नाम पता होना चाहिए। और कहाँ किया था? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ABC, और ज़्यादातर इसके जो फीचर्स हैं वो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंटरफेसिंग, तो जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो आपके फीचर्स हैं बेसिकली इसके ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सक्सेसर लैंग्वेज है। दिस इज़ द सक्सेसर लैंग्वेज ऑफ ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड कि पाइथन ड्राइव्ड कैसे हुई है और कौन कौन सी लैंग्वेज की हेल्प से ड्राइव्ड हुई है। तो पाइथन इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज ABC, Modular 3, Smalltalk, Algol 68, C, C++, and Unix, Shell and other scripting language। तो यहाँ पर जो बेसिक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। एक तो ABC, जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेसर लैंग्वेज है ABC की, और सेकंड है Modular 3। तो ये दो बहुत तो इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि अगर एटलीस्ट टू लैंग्वेज पूछी जाए आपसे कि जिनसे मिलकर पाइथन बनाया गया है पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, तो आपको ABC और Modular 3 ही बोलना है, लिखना है। और अदर हैं वो है Smalltalk, Algol 68, C++। तो कुछ फीचर्स वहाँ से भी लिए गए हैं इसके, और कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से भी लिए गए हैं। तो ये आपका पाइथन के बारे में था। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि गाइडो वैन रूसन ने बनाया इसको लेट 1980s में, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये ABC प्रोग्राम लैंग्वेज की सक्सेसर लैंग्वेज है। और अदर लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है इसको डेवलप करने में वो है Modular 3, Smalltalk, Algol 68, C एंड C++। और अगर हम कोई भी दो लैंग्वेज की बात करें इंपॉर्टेंट जिसके ज़्यादा फीचर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, तो वो है ABC और Modular 3। Third important point is that a PHP page is a file with py extension that contains could be the combination of HTML tag and the Python script। तो PHP आपका जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसमें ये पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और HTML टैग और पाइथन स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पाइथन इज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड पाइथन इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं इसके। फर्स्ट है ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये आपको इजीली अवेलेबल है, और इसका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है एक्चुअली इसका। और सोर्स कोड अवेलेबल है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो इसलिए इसे ओपन सोर्स लैंग्वेज बोला जा सकता है। और ये फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, कुछ और फैक्ट्स हैं पाइथन के बारे में। जैसे लैंग्वेज की गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज है पाइथन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में रीड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की जाती है पाइथन लैंग्वेज, काफ़ी एप्लीकेशन इसकी लिखी हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और पाइथन का स्कोप काफ़ी ब्रॉड है। जैसे अगर हम इसका वेब डेवलपमेंट के लिए देखें तो जेंगो है आपका, 12th में था IP में, अभी तक सिलेबस में पर हटा दिया गया है, तो वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। एंड दूसरा है बॉटल। ऐसे ही अगर आपको साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करनी है तो आपकी इसके अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं। लाइब्रेरीज़ कलेक्शन होता है आपका, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस का,
और वहाँ से हम डिफरेंट फंक्शंस को पिक करते हैं और किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, या तो हम कोई भी एक लाइब्रेरी जो उसके लिए डिज़ाइन की गई है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक नमपाई एक लाइब्रेरी है, तो नमपाई लाइब्रेरी की हेल्प से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एरे पर परफॉर्म कर सकते हैं। आगे ये स्टडी करेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कंप्यूटिंग के लिए भी हम पाइथन को यूज़ करते हैं और साथ साथ वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर आप इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस की तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी है आपका पांडा 3D है इसका। तो ये सभी हैं आपके इसके एप्लीकेशंस हैं पाइथन की डिफरेंट फील्ड्स में। तो इसको डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि हम इसे GUI में भी यूज़ करते हैं, जैसे हम वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं। और उसके लिए अलग अलग फीचर्स या लाइब्रेरीज दे रखी होती हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि पाइथन को पाइथन क्यों बोला जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये स्नेक की नेम की वजह से पाइथन है, पर ऐसा नहीं है। डेंजरस स्नेक के नाम पर नहीं है, बल्कि एक फेमस एक आपका सीरीज़ थी, और इसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से इसका नाम पाइथन लिया गया है। और ये कॉमेडी सीरीज़ थी, लेट 70s में आई थी यहाँ पर। तो और जो डेवलपर थे इसके, गाइडो वेनरूजम, वो काफ़ी फ़ैन थे इस सीरीज़ के, तो उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी इसी के बेस पर रखा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके वर्जन की बात करते हैं। तो डिफरेंट वर्जन अभी तक इसके लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्जन था पाइथन 1.0, जो स्टैंडर्ड रिलीज़ था, जनवरी 1994 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद पाइथन 1.6 आया, पाइथन 2.0 आया, पाइथन 2.7, पाइथन 3.0, पाइथन 3.5। और तो ये पाइथन 3.5 है आपका 13 सितंबर 2015 में, बुक के अकॉर्डिंग अभी ये लास्ट वर्जन है, लेकिन इसके बाद भी वर्जन आ चुके हैं आपके। तो ये डिफरेंट वर्जन थे आपके अभी तक जो आ चुके हैं मार्केट के अंदर। और आपको बस स्टार्टिंग याद रखना है, पाइथन 1.0 1994 में पब्लिश हुआ था। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो पाइथन 2.7 है। पाइथन 3.0 हम लैब में यूज़ करते हैं, पाइथन 3.0, पाइथन 3.5। तो आपने प्रोग्राम बनाए होंगे इस पर अभी तक 10th में। तो पाइथन के फीचर्स की बात करते हैं। तो कुछ फीचर्स है इसमें। फर्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी पैसा पे नहीं करना, कुछ भी पे नहीं करना आपको। सेकेंड थिंग ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड ईजिली अवेलेबल है सभी के लिए, और आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए इसे फ्री एंड ओपन सोर्स बोला जाता है। जनरली सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता सॉफ्टवेयर्स का, पर इसका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है आपका। सो यू कैन फ्रीली यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट पाइथन। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इवन फॉर कमर्शियल यूज़। और आप इसका कमर्शियल यूज़ भी करना चाह रहे हैं तो भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। Not only can you use and distribute software written in it, you can even make changes to the Python source code. That is very important point. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसमें सॉफ्टवेयर ही बना सकते हैं, बल्कि आप इसके जो सोर्स कोड है उसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल है आपके पास। So Python has a large community, constantly improving it in each iteration. तो अक्सर इसका इसमें लार्ज कम्युनिटी है पाइथन की, जो इसमें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करता रहता है, न्यू वर्जन्स निकालते रहते हैं इसके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तो फ्री है, ओपन सोर्स है, इसका मतलब आपको कुछ पे नहीं करना। दूसरा, सोर्स कोड ईजिली अवेलेबल है, आप उसमें सॉफ्टवेयर बना भी सकते हैं, और इवन उसके सोर्स कोड को अपडेट करके कोई न्यू वर्जन भी लॉन्च कर सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं तो। सेकंड है पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन। अब इंटरप्रेटेड से क्या मतलब है। लैंग्वेज प्रोसेसर आप सभी ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली होते हैं आपके, एक तो कॉम्पाइलर और एक इंटरप्रेटर। तो कॉम्पाइलर आपका, लैंग्वेज प्रोसेसर का टास्क ये होता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रोग्राम को कन्वर्ट करना। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म क्या, जो जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं उसको कि उसमें हमने क्या लिखा है। ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और एक सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू हमें प्रोग्रामिंग को लिखना पड़ता है।
और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यहाँ पर मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से मतलब है 0 1 की फॉर्म में कोड आपका। तो फाइनली मशीन को तो 0 1 समझना है, तो सोर्स कोड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू 0 1 और मशीन लैंग्वेज कोड। तो आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कोड को कन्वर्ट करना है। तो ये काम आपका लैंग्वेज प्रोसेसर करते हैं। अब लैंग्वेज प्रोसेसर आपके 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, कॉम्पाइलर और इंटरप्रेटर। कॉम्पाइलर आपका सिंगल टाइम में, एक बार में आपका कंप्लीट सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, जबकि इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन आपका कन्वर्ट करता है। अगर किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, एरर है, बग है, तो फिर वो उस लाइन को कन्वर्ट नहीं करेगा, उसके बाद वाली लाइन को कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि बग रिमूव ना हो जाए। क्योंकि कॉम्पाइलर में ऐसा नहीं होता। कॉम्पाइलर में आप ये समझिए कि कॉम्पाइलर में जितनी भी लाइंस हैं उनको सभी को एक बार में एग्जीक्यूट करके वो ये बता देगा कि कितने इसके अंदर आपके एरर्स हैं। तो इंटरप्रेटर एंड compiler both are language processor. compiler एक सिंगल टाइम आपका एक बार में ही सब कंप्लीट प्रोग्राम सोर्स कोड को आपको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और जबकि आपका इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। अब यहाँ पर पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट मीन्स यहाँ पर आपका इंटरप्रेटर यूज़ होता है। Next is Python is interactive, so you can actually set up Python prompt and interact with the interpreter directly to the writer program। तो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो लाइन आपने लिखी है उसका क्या मीनिंग है और किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इंटरेक्टिव भी है। नेक्स्ट है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक फीचर है बेसिकली, और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब इसी कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली जो बेसिक फंडामेंटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो है ऑब्जेक्ट। और तो जो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट बेसिक रन टाइम एंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट पर ही फोकस रहता है कंप्लीट प्रोग्रामिंग का, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसमें आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिक रन टाइम एंटिटी ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट, आपसे कोई पूछे कि एग्ज़ाम में या कहीं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट से क्या मतलब, तो बेसिक रन टाइम एंटिटी आपका ऑब्जेक्ट है, और पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। नेक्स्ट है पाइथन इज ए बिगनर्स लैंग्वेज। तो बिगनर्स के लिए जिन्होंने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया है, पढ़ना सीखना समझना, उनके लिए ये लैंग्वेज है, आसानी से समझ सकते हैं और काफ़ी सपोर्ट और हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और इसका सिंटैक्स, जिसे हम ग्रामेटिकल रूल भी बोलते हैं, तो वो काफ़ी सिंपल है, तो समझना काफ़ी आसान है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसलिए जो बिगनर्स के लिए ये लैंग्वेज है, और इसलिए CBSE में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इसे 9th क्लास एंड ऑनवर्ड्स। तो वहाँ ये पढ़ाया जाता है आपका, ताकि आप प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स अच्छी तरह से सीख सकें और समझ सकें। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है कि इसमें आप पाइथन को सोर्स कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर। तो उससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये पोर्टेबल भी है। तो जैसे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है डिफरेंट अगर है, तो इससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मशीन अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है इवन, या फिर आप ये यहाँ कहें कि डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, तो आपका तो भी प्रोग्राम इजीली आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा, उससे कोई है नहीं। जब आप लैब में बैठे हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपका कंप्यूटर, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम प्रोग्राम डिफरेंट कंप्यूटर्स पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये पोर्टेबल है। नेक्स्ट है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज टू सॉल्व कॉमन टास्क। इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दे रखी होती हैं, गिवन होती हैं आपका। पाइथन हैज ए नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज विच मेक्स लाइफ ऑफ अ programmer much easier, since you don't have to write all the code yourself. For example, need to connect MySQL database on a web server, you can use MySQL DB library using import MySQL DB.
तो यहाँ पर ये है कि आपका डिफरेंट लाइब्रेरीज दे रखी होती हैं, और इसमें ऐसा लाइब्रेरीज का क्या मतलब है और लाइब्रेरीज क्या होती है। लाइब्रेरीज बेसिकली एक कलेक्शन होते हैं डिफरेंट फंक्शंस का, मेथड्स का, और इंटरफेसेस भी बोल सकते हैं हम। तो इसमें आपको सब कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइब्रेरीज में आप फैसिलिटी दे रखी होती है कि आप उनको यूज़ करके, उनके फंक्शंस को या मेथड्स को यूज़ करके ईजिली आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर लें ईजिली। जैसे आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना है वेब सर्वर को, तो उसके लिए आपका माई एसक्यूएल डीबी लाइब्रेरी दे रखी है पाइथन के अंदर। तो डिफरेंट लाइब्रेरीज दे रखी हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है एरेस पर, तो उसके लिए आपकी नमपाई एक लाइब्रेरी दे रखी है। तो ये सभी लाइब्रेरीज, आपको ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, ड्रॉ करना है, या फिर आपको स्कैटर चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, तो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है उसकी बहुत। आपको करना सिर्फ ये है कि उसके रिगार्डिंग जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉट उस लाइब्रेरी को यूज़ करना है। उसमें वो सभी मेथड्स और फंक्शंस दे रखे होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी लाइन चार्ट या पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह के चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो 2D हो या 3D हो। तो ये फंक्शंस होते हैं, वो लाइब्रेरीज होती हैं। आप तो इसके अंदर आपके लाइब्रेरीज़ हैं काफ़ी, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं। नेक्स्ट है GUI प्रोग्रामिंग। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो पाइथन सपोर्ट करता है GUI एप्लीकेशन को, ग्यू बोलते हैं इसको, तो प्रोनाउंस्ड एज ग्यू। तो GUI एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है आपका। और नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन्स। पाइथन की एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला तो वेब एप्लीकेशन है, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़ किया जाता है आपको। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है CMS। तो CMS का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। So you can create a scalable web app using framework and CMS content management system that are built into Python. आप जैसे आपको उसमें अगर वेब पेज है तो Django एप्लीकेशन है, DJANGO सिलेबस में है आपके 12th में, तो इसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको साइंटिफिक और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करनी है तो उसके लिए भी आप डिफरेंट लाइब्रेरीज दे रखी हैं, जैसे नमपाई, जैसे मैंने बताया यहाँ दे रखा है आपको, आप सेकेंड पैराग्राफ, नमपाई एंड स्काई पाई। और ऐसे ही आपका अर्थ पाई है, अर्थ साइंस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। एस्ट्रो पाई है, एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सभी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक और न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आप डिफरेंट फील्ड्स में के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, आप उन लाइब्रेरीज का यूज़ करके वो एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग द पाइथन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आपका डमी सॉफ्टवेयर होता है, तो क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, तो आप इसमें सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। तो पाइथन एक लैंग्वेज है जो प्रोटोटाइप को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। तो पाइथन इज स्लो कंपेयर टू द कंपाइल्ड लैंग्वेज लाइक C++ एंड जावा। यहाँ C++ और जावा के बारे में अगर बात की जाए तो ये इसमें हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, इसलिए कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हम इंटरप्रेटर ही यूज़ करते हैं। और पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज़ Pygame लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग गेम्स टू क्रिएट योर गेम प्रोटोटाइप फर्स्ट। तो आपको अपनों को गेम बनाना है तो गेम के लिए प्रोटोटाइप तैयार करना। देखिए, जब कभी हम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हैं तो पहले प्रोटोटाइप प्रिपेयर करते हैं। अब प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक डमी सॉफ्टवेयर होता है जो लुक एंड फील देता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर बनने के बाद किस तरीके से आपका फर्स्ट लुक देता है आपका, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप पहले से बता सकते हैं प्रोटोटाइप को कि प्रोटोटाइप बनने के बाद किस तरह से आपका दिखाई देगा या उसकी क्या क्या मेन फंक्शनिंग होगी। तो हम प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं। और ऐसे ही एक मॉड्यूल है पाईगेम, इसमें लाइब्रेरी है पाईगेम। पाईगेम के थ्रू हम गेम की लाइब्रेरी है, प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हैं किसी भी गेम का। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गुड लैंग्वेज टू टीच प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने बताया, इजी टू अंडरस्टैंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और काफ़ी बेसिक है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं इसके अंदर, और आसानी से कोई भी
कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के लिए समझ सकते हैं। सिंटेक्स काफ़ी आसान है इसका, सिंटेक्स ग्रामेटिकल रूल होते हैं, तो सिंटेक्स काफ़ी इजी है इसका, आप आसानी से प्रोग्राम को तो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और बिगिनर्स के लिए अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है इसके टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मोड्स इन पाइथन। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी 9th क्लास में, 10th क्लास में भी। इंटरेक्टिव मोड के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड के अंदर भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट का साइन है, जब इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं तो प्रॉम्प्ट को लिखना होता है 1 लाइन एट ए टाइम, तो ये इसकी लिमिटेशन है, और एंटर प्रेस करते ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को बनाएंगे तो स्क्रिप्ट मोड में टोटली आपको कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में लिखना होगा, दैन आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है। जियो एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पर आपको रन पर जाके क्लिक करना होगा, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है ये कि अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंट यूज़ करना पड़ता है, PRINT, और जो भी कुछ स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा और पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होगा। पैरेंथेसिस का कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे आप अगर पाइथन को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं लेकिन पाइथन 2.4 से अब अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पैरेंथेसिस को लगाना ही होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेमीकोलन। सेमीकोलन का काम है टर्मिनेट, सेंटेंस टर्मिनेट का काम होता है। कोई सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया तो आप सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो सेमीकोलन से आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल होता है। जैसे ही आप लाइन चेंज करेंगे और आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो इट मीन्स आपका वो स्टेटमेंट टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर आप सेमीकोलन लगाते हैं तो आप ये बताते हैं प्रोग्राम पाइथन को कि आपने इंटेंशनली इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। तो ये ऑप्शनल है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेमीकोलन यूज़ किया जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर ये ऑप्शनल है। आप इसको सेंटेंस टर्मिनेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और लाइन चेंज होती है ऑटोमेटिकली सेंटेंस टर्मिनेट हो भी जाता है। तो दूसरी बात ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका एक्सटेंशन है वो है .py। तो .py के थ्रू आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं आप। कोई भी स्टेटमेंट है ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट हेलो पाइथन, वो याद रखिएगा कि आपको ऐसे ही करना है। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट कराना है तो पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर वो सेंटेंस लिख दीजिए, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। अब इसके पॉइंट्स के बारे में एक बार देखते हैं। Types of the following text as a Python prompt and press the enter. Print hello Python. If you are running new version of Python then you would need to use print statement with parenthesis। तो यही बात है कि अगर आप न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस को यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप पैरेंथेसिस को यूज़ कीजिए। और .py इसका एक्सटेंशन है। दो मोड होते हैं, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट। इंटरेक्टिव मोड में आप इंटरेक्ट करते हैं, लाइन बाई लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में कंप्लीट स्क्रिप्ट, कंप्लीट प्रोग्राम को लिखने के बाद ही एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो ये दो मोड थे पाइथन प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट है पाइथन आइडेंटिफायर्स। तो ये पाइथन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? पाइथन आइडेंटिफायर्स एज द नेम सजेस्ट आइडेंटिफायर्स, दैट मींस इट आइडेंटिफाइज समथिंग। अब ये क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं नेम्स या वेरिएबल नेम्स यूज़ करते हैं, क्लास का नेम कर सकते हैं, फंक्शंस का नेम यूज़ कर सकते हैं। तो जो फंक्शंस के नेम होते हैं या वेरिएबल के नेम होते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। उससे आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं नेम, और ये नेम कौन देगा? ये यूज़र देगा, यानी हम और आप देंगे, और उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल का नेम देना होगा। सपोज आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम बनाना है, तो आपने एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले में आपको प्रिंसिपल अमाउंट है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर उसके बाद एक रेट है, उसके बाद एक टाइम है। तो 3 वेरिएबल है, और एक वेरिएबल आंसर स्टोर करने के लिए चाहिए आपको। ठीक है, तो हमने मान लिया आंसर स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लिया SI, एक ले लिया प्रिंसिपल अमाउंट के लिए P, रेट के लिए ले लिया R, और टाइम के लिए लिया T।
ये आपने ले लिया, जैसे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ये सिंपल मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है। यहाँ मैंने एस्टेरिक साइन इसलिए लिया है क्योंकि आप मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक ऑपरेटर यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपने एस आई लिया, पी लिया, आर लिया, टी, क्या हम कुछ और भी ले सकते हैं? क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट को पी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कंप्लीटली प्रिंसिपल अमाउंट लिख सकते हैं? तो क्या रूल है? कुछ भी ले सकते हैं, या फिर कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ये वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो इससे हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो बेसिकली वो फंक्शंस का नेम या हम वेरिएबल्स के नेम बोल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी वेरिएबल का नेम हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है, identifiers can be combination of letters in lowercase a to z or uppercase capital A to capital Z और digits 0 to 9 और an underscore। तो अगर आपको किसी भी आइडेंटिफायर का नेम लेना है तो सबसे पहले तो आप स्मॉल a से स्मॉल z, कैपिटल A से कैपिटल Z, डिजिट्स 0 से 9 और एक स्पेशल सिंबल, ओनली वन, दैट इज अंडरस्कोर। उनके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप प्रिंसिपल स्पेस अमाउंट लिखेंगे तो वो इनवैलिड होगा। अगर आपको स्पेशल सिंबल लेना है तो ओनली वन स्पेशल सिंबल इज अलाउड हियर और दैट इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी और कुछ अलाउड नहीं है। दूसरा ये है, सेकंड पॉइंट इज नेम्स। अब इसमें कुछ है जैसे माई क्लास, तो माई क्लास क्या ठीक है? इसके अंदर देखते हैं हम, क्या माई क्लास ठीक है? माई क्लास, तो इसमें एम स्मॉल है, सी कैपिटल है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है वेयर अंडरस्कोर वन, ये भी ओके है, अंडरस्कोर यूज हो रहा है, डिजिट यूज हो रहा है, डिजिट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी आपके वैलिड है आइडेंटिफायर्स। तो पहला तो ये कि आपने यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं आप आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल वन इज परफेक्टली फाइन। तो अब ये तो है कि कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं हम लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर की, बट उसमें भी कंडीशन ये है कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको लेटर से ही स्टार्ट करना होगा। या हम ये कह सकते हैं डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपको डिजिट से स्टार्ट नहीं करना। यानी कि आपने लिखा जैसे वन वेरिएबल वन से स्टार्ट किया आपने, फिर वेरिएबल लिखा, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपने सॉरी invalid, it is invalid, one variable because it start with one and one is a digit. Variable one is fine because it start with a letter V। तो वेरिएबल वन वैलिड है बट वन वेरिएबल वैलिड नहीं है, तो ये तो इनवैलिड हुआ आपका और ये वैलिड हुआ। ये नेम ले लिया, आइडेंटिफायर है ये आपका वन वेरिएबल और वेरिएबल वन। तो आपसे कोई एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। इनफैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स प्री बोर्ड एग्जाम में कि इसमें से आप बताइए कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर, नंबर से स्टार्ट है तो फिर वो रॉन्ग है, वो आपका लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं ले सकते। अब कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली रिजर्व वर्ड्स। द कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड टू अ प्रोग्राम, सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व होते हैं, जिनका मीनिंग पहले से बता दिया जाता है कि इसका ये मीनिंग है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ये वर्ड यूज़ करेंगे तो कॉम्पाइलर या इंटरप्रेटर्स का ये मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ लेगा, तो उनको हम यूज़ नहीं करते। अब ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं? अब आप जैसे कीवर्ड है इफ इज ए कीवर्ड, एल्स इज ऑल्सो ए कीवर्ड, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। डू इज ए कीवर्ड, व्हाइल इज ए कीवर्ड, ये सभी कीवर्ड्स हैं। ट्रू इज ए कीवर्ड,
फॉल्स इज ए कीवर्ड। तो ये सभी कीवर्ड्स हैं और आप इन कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिम्बल्स लाइक, तो जितने भी अदर स्पेशल सिम्बल्स हैं आपको इतना याद रखना है कि कोई भी स्पेशल सिम्बल अलाउड नहीं है, और जो अलाउड है ओनली अंडरस्कोर है, बाकी कोई आपका अलाउड नहीं है। एंड आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी भी हो सकती है। अब आपसे कोई ये कहेगा कि आप, ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि हम आइडेंटिफायर की लेंथ क्या लें, क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है, कोई बाउंडेशन है, और टीचर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप स्मॉल लीजिए। तो इट डजंट मीन कि कोई रूल है कि स्मॉल लेना है आइडेंटिफायर, कोई रूल नहीं है। आप आइडेंटिफायर की लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, बट ये है कि जितना ज़्यादा आप आइडेंटिफायर की लेंथ लेंगे, आपको टाइप करने में उतनी बार आपको तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा उसके साथ, क्योंकि उसमें और फिर चांस रहते हैं उसके अंदर गलती होने के। क्योंकि एक मान लीजिए अगर 100 लेटर्स का एक आइडेंटिफायर है, तो उसके अंदर एक लेटर भी अगर आपका गलत है तो आइडेंटिफायर नहीं है, फिर वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो डिफरेंट आइडेंटिफायर की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए आप आइडेंटिफायर को जितना स्मॉल हो सकता है इतना स्मॉल लीजिए, और आइडेंटिफायर को ऐसा लीजिए जो उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर मुझे आइडेंटिफाई लेना है तो मैं ऐसा ही लूँगा, या SIM INT या कुछ इस तरीके से, SIM_INT, वो जो रिप्रेजेंट करे, तो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफायर्स को लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक रूल की बात है, रूल सजेस्ट करता है कि आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कुछ भी लेंथ हो सकती है मैम। तो ये कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर के। एक रूल नहीं लिखा हुआ आपका यहाँ पर, बल्कि एक्चुअली इनडायरेक्टली आप इसको समझ भी सकते हैं। वो ये है कि जब ये कहा जाता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हुआ आइडेंटिफायर, तो यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टूड है कि वो फिर लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट है, दैट इज आल्सो वैलिड, तो वो भी वैलिड है आपका आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये हम सभी जानते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज में मतलब ये है कि आप स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में अगर लिखेंगे एक ही कोड को, तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। मतलब आपने एक आइडेंटिफायर लिया जिसमें ये लिया आपने ए, और आपने प्रोग्रामिंग में इसी आइडेंटिफायर को यूज़ करना चाहा स्मॉल ए, तो आप कहेंगे ये दोनों ए हैं, तो वो एक ही वेरिएबल है या एक ही आइडेंटिफायर? नहीं, ये डिफरेंट आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल लेटर में। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, ध्यान रखिएगा इसके साथ। दूसरा ये कि आप जो भी वेरिएबल नेम ले, जैसे यहाँ एग्जाम में दे रखा है C=10, count=10, तो प्रोग्राम में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे काउंट बता रहा है कि हम कुछ काउंट करने जा रहे हैं, तो आइडेंटिफायर का नेम काउंट है, तो उसका एक सेंस है। आप C लेंगे, A लेंगे, B लेंगे, Z लेंगे, कुछ भी सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला प्रोग्राम में। लेकिन जो पर्सन प्रोग्राम को रीड करेगा, स्टडी करेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसको पता होना चाहिए एग्जैक्टली वेरिएबल नेम किस पर्पज़ के लिए लिया गया है, आइडेंटिफायर का पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो भी आपने उसका नेम लिया है। सेकंड है मल्टीपल वर्ड्स कैन बी सेपरेटेड यूज एन अंडरस्कोर। अगर आप कुछ ऐसा है कि काफ़ी मल्टीपल वर्ड्स हैं आइडेंटिफायर के अंदर, तो आप उसको अंडरस्कोर सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, दिस इज अ लॉन्ग वेरिएबल। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात होती है, वो है कैमल केस स्टाइल ऑफ राइटिंग। कैमल केस स्टाइल ऑफ राइटिंग का मतलब है, जैसे आपने कैमल केस देखा होगा, तो उसमें कैमल केस में मतलब ये होता है कि आप स्मॉल और कैपिटल दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है आपका, मैं इस वर्ड को लिख रहा हूँ कैमल केस, कैमल को ही लिखता हूँ, तो यहाँ कैमल स्मॉल में, और जो सेकंड वर्ड स्टार्ट होता है केस का C कैपिटल में है। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जब हम कोई आइडेंटिफायर लेते हैं, तो जो सेकंड वर्ड होता है उससे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्टैंडर्ड है। तो अभी ये है कि इसके अंदर कभी भी हमें अगर आइडेंटिफायर लेना है, तो कैमल केस स्टाइल को हम अप्रोच करते हैं और C के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पर पाइथन कीवर्ड्स आते हैं। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पाइथन कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो कोर्स पाइथन के अंदर भी कीवर्ड्स हैं,
और ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसा है वैसा ही आपको यूज़ करना है। स्मॉल में तो स्मॉल में यूज़ करना है, अगर उसका कोई एक लेटर कैपिटल में है तो उसको एज इट इज़ कैपिटल में लिखना है। जैसे आपका ये है ट्रू, तो ट्रू में ये एक आइडेंटिफायर है, सॉरी कीवर्ड है, और इसमें टी कैपिटल है, तो आपको टी कैपिटल में ही लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। तो keywords are the reserved words in Python. We cannot use the keywords as variable name, functions names, or any other identifier. This point is already discussed, and they are used to define the syntax and structure of the Python language. In Python, keywords are case sensitive. There are 33 keywords in Python 3.3. अब यहाँ टोटल लिख आता है कि कितने हैं आपके keywords, तो Python 3.3 के अंदर 33 keywords हैं, ये भी याद रखना है आपको। और all the keywords expect true, false and none are lowercase and they must be written as it is. तो यहाँ पर 3 keywords हैं, true, false और none। मैं ऑलरेडी ट्रू के बारे में बता चुका हूँ। इसमें जो ट्रू, फॉल्स और नन है, इसमें फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल है, बाकी सभी जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सब लोअर केस लेटर में, तो आपको एज इट इज यूज़ करना है। अपर केस लेटर में यूज़ करेंगे तो वो आपके कीवर्ड्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम किसी कीवर्ड को अपर केस लेटर में, जनरली लोअर केस लेटर में होते हैं, यूज़ करके क्या उसे आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि अब केस सेंसिटिव है पाइथन और कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते आप एज इट इज़। हमने एज इट इज़ यूज़ नहीं किया। केस सेंसिटिव का मतलब ही है कि आपने अगर कोई लोअर केस में लेटर में अगर कोई कीवर्ड है तो आपने अपर केस लेटर में लिखेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, फिर वो उसके लिए कीवर्ड नहीं रहेगा, तो आप उसको एज ए आइडेंटिफायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रू तो एक कीवर्ड है, लेकिन अगर मैं स्मॉल TRUE लिखूँ तो इसको मैं एक आइडेंटिफायर ले सकता हूँ। तो ये चीज़ भी है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, कुछ आप जानते होंगे इनमें से, कुछ आपने पहले पढ़ा भी होगा। फॉर को पढ़ा होगा 10th क्लास में। वाइल, ये सब लूप में यूज़ होते हैं। और इसके साथ आपने पढ़ा होगा एंड पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो इफ़ पढ़ा होगा। ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट है, एल्स है, एलिफ है, ये सभी कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कीवर्ड्स और समझ में आएंगे। ब्रेक है, कंटिन्यू है, तो ये सभी कीवर्ड्स हैं और टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। आप देखिएगा यहाँ कोई कीवर्ड नहीं है और यहाँ भी कोई कीवर्ड नहीं है। तो इस टेबल को आप देखेंगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 रोज हैं और 5 कॉलम है, तो 7 to 5 35 हो गया ये टोटल एलिमेंट, और 2 इसके अंदर है नहीं कहीं भी एलिमेंट्स, तो टोटल 33 हो गए। तो 33 कीवर्ड्स यहाँ पर स्क्रीन पर आपके ले रखे हैं। तो ये सभी कीवर्ड्स हैं, इन सभी को याद करना है। कोशिश कीजिएगा इस टेबल को याद करने की, सभी कीवर्ड्स को, स्पेशली इनको याद कर लीजिएगा। नन, ट्रू, फॉल्स, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर यूज होता है, TF और N। बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में है, DEF और क्लास में भी है। तो ये चीज़ है। तो ये कीवर्ड्स है, आपको उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये इसको पॉइंट्स को स्लाइड को पॉज करके आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जब इसके प्रोग्राम होंगे तो प्रोग्राम को आप लिख लीजिएगा कॉपी में और एक्सिक्यूट करके देखिएगा क्या वो प्रॉपर्ली एक्सिक्यूट हो या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।